गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरे डिटेल्स में पढ़ाया था। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य, निवेदन सूचक वाक्य या प्रार्थना सूचक वाक्य इत्यादि नामों से जानते हैं। श्योर। सबसे पहले जाने कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आइए इसका डिफिनीशन जानते हैं। एन इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य एक्सप्रेसेज प्रकट करता है क्या? ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट निवेदन प्रार्थना, एडवाइस सलाह एंड प्रोपोजल और प्रस्ताव। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा, निवेदन, सलाह और प्रस्ताव का भाव प्रकट करता है। श्योर। ये जान गए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। ओके, आइए जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद से ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसके बाद से अंत में फुल स्टॉप आएगा। यह जो है ऑलवेज से भी आरंभ हो सकता है, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद से ऑब्जेक्ट आ सकता है, अंत में फुल स्टॉप होगा। यह जो है वाक्य नेवर से भी आरंभ हो सकता है, इसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है ना, उसके अंत में जो है फुल स्टॉप आएगा। यह जो है वाक्य आपका डोंट से, डोंट का मतलब कि डू नॉट से भी आरंभ हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और इसके अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। यह वाक्य जो है लेट से भी आरंभ हो सकता है, इसके तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद से अदर्स और अंत में फुल स्टॉप। तो हम कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस? आप देख सकते हैं कई रूपों में आ सकता है। पहला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा, अंत में फुल स्टॉप। ऑलवेज से आरंभ हो सकता है, नेवर से आरंभ हो सकता है, डोंट से आरंभ हो सकता है, लेट से आरंभ हो सकता है, लेकिन इसके लास्ट में हमेशा जो है फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाएगा। श्योर। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो हिडन होता है, जो छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो मैं इन सब का एक एक एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे मैंने कहा ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट आया, अंत में फुल स्टॉप पे इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो जब मैंने कहा है कि अपनी किताब खोलो, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ योर ही क्यों लगा है? आवर क्यों नहीं लग गया? माई क्यों नहीं लग गया? हिज क्यों नहीं लग गया? हर क्यों नहीं लग गया? क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, और यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, वह क्या होता है? योर होता है, ठीक है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो कि एक हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। ऑलवेज से देखिए, मैंने कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। ऑलवेज आरंभ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अंत में फुल स्टॉप है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। नेवर से एक वाक्य देख लेते हैं। मैंने कहा नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर से आरंभ हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में फुल स्टॉप, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ही है। मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। डोंट से आरंभ हुआ और इसके अंत में फुल स्टॉप है, ठीक है ना। ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, निषेधात्मक वाक्य है। लेट से आरंभ हो सकता है। कैसे? लेट देम प्ले, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो।
ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ही है। श्योर है ना? तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य आता है, आ सकता है। और हमें पढ़ना क्या है इस बार कि डायरेक्ट स्पीच होगा जिसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वह होता है जो डबल इनवर्टेड कॉमा से बाहर हो, रिपोर्टेड स्पीच वह होता है जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हो। हम इसके पहले जो है यहाँ असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रख करके जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख चुके हैं। अब इस बार जो है यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस आएगा। क्या आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस आएगा और उसको बदलना होगा हमको किसको? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, तो सबसे पहला जो नियम यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इंपरेटिव हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इंपरेटिव आया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को जो है उसके भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव होगा ना उस भाव के अनुसार इसके वर्ब को बदला जाएगा। ठीक है ना? तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कौन सा भाव प्रकट करता है, आज्ञा, निवेदन, सलाह और प्रस्ताव। ठीक है ना? यह चार भाव जो है प्रकट करेगा, आज्ञा, निवेदन, सलाह और प्रस्ताव। आज्ञा होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। अगर निवेदन है तो रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इम्प्लोर्ड में, मर्मर्ड में, ठीक है ना, प्लीडेड में या अपील्ड में जो है हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर सलाह है तो हम इसको एडवाइड या सजेस्टेड में बदल देंगे। और प्रस्ताव है, अगर प्रस्ताव का भाव प्रकट हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल देंगे? प्रोपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। श्योर? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नियम यह है कि इसमें कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसमें कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। अब ये नहीं कि टू एक कंजंक्शन होता है, नहीं, टू कंजंक्शन नहीं होता है। यहाँ कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। श्योर है ना? चलिए, किंतु प्रस्ताव के साथ डैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? आज्ञा, निवेदन, सलाह होगा तो हम टू लगाएंगे, लेकिन जब प्रस्ताव का भाव प्रकट होगा तो उसके साथ हम कंजंक्शन जो है डैट का प्रयोग करेंगे। श्योर? ये जान गए कि क्या लगेगा। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इन सारी बातों को। क्या देखिएगा, मैंने कहा द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। तो ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो स्टार्टिंग के 6 रूल्स आपको याद होंगे। पहला नियम क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, जिसको हम रिपोर्टर भी कहते हैं, वो स्टार्टिंग में रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। सेंटेंस इंपरेटिव है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हुआ है, अंत में फुल स्टॉप है। ठीक है ना? इंपरेटिव है और ऑर्डर दिया जा रहा है। ये अध्यापक जो है मुझसे कह रहा है, यानी कि मेरे अध्यापक मुझे ऑर्डर ही देंगे। आज्ञा का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर में बदल देंगे। प्रीपोजिशन टू को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है ना? सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और यहाँ कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह कंजंक्शन नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना? और यहाँ देखिएगा, यह टू और यह टू में डिफरेंस क्या है। यह जो है प्रीपोजिशन टू है, जबकि यह जो टू है वह इन्फिनिटी टू है। ठीक है ना? तो टू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा, मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा और उसके बाद से बुक हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा। श्योर? हाँ, आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है, हिज फादर सेड टू हिम, उसके पिताजी ने उससे कहा, डू योर वर्क, अपना कार्य करो। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना? रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। सेंटेंस इंपरेटिव है और आगे का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर बदल देंगे, टू हटा देंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाकर कंजंक्शन के स्थान पर हम टू का प्रयोग कर लेंगे। वर्ब डू है, डू हो जाएगा। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हिम है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा और वर्क हो जाएगा। ओके, तो ये तो आज्ञा वाला वाक्य हो गया। कुछ और आगे बढ़ते हैं। अगला नियम यह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में
निवेदन सूचक शब्द प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। ये जो शब्द होते हैं प्लीज और काइंडली, यह निवेदन को दिखाते हैं, आग्रह को दिखाते हैं, ठीक है ना, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हटा दिया जाता है। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। यहाँ देख रहे हैं निवेदन सूचक शब्द है, यह जो है रिक्वेस्ट को दर्शाता है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया, निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रिक्वेस्टेड हो जाएगा, टू हट जाएगा, मी हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन स्थान पर टू का प्रयोग कर लेंगे और प्लीज शब्द को हटा देंगे, हेल्प हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के, और सब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा तो हिम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने कहा द बेगर सेड टू द लेडी, भिखारी ने महिला से कहा काइंडली, कृपा करके, दया करके, गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए दीजिए, दया करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द बेगर, बेगर हो जाएगा, निवेदन है इसलिए रिक्वेस्टेड हो जाएगा, टू हट जाएगा, द लेडी हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन के स्थान पर टू लगाएंगे, काइंडली शब्द को रिमूव कर देंगे, गिव हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है द बेगर, यानी कि हम इसको पुरुष मान रहे हैं यानी कि ही मान रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस का लिखा जाएगा, हिम लिखा जाएगा, और जो है ये क्या हो जाएगा समथिंग, एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ समथिंग होना चाहिए, ठीक है ना, गिव हिम समथिंग और टू ईट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो यानी कि निषेधात्मक भाव दे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में दो प्रकार से बदल सकते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो तो उसे नेगेटिव में दो प्रकार से बदल सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक होगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि कम हियर, यहाँ आओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन अफर्मेटिव में है। अगर मैं इसी को ऐसे कह दूं डोंट कम हियर, या मत आओ, तो यह नेगेटिव हो गया, श्योर है ना। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में दो प्रकार से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदलकर, ये जो फॉरबिड है ना बाबू, यह फॉरबिड का फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म है। ये जो फॉरबिड है यह फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म है, फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है, और फॉरबिड का हिंदी मतलब होता है मना करना, ठीक है ना। तो पहला जो नियम यह है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब को आप फॉरबिड में बदल दीजिए। दूसरा नियम यह है कि आप टू से पहले क्या प्रयोग करिए, नॉट का प्रयोग कर लीजिए। दोनों प्रकार से बदल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे मैंने कहा ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, ठीक है ना। यह इंपरेटिव सेंटेंस तो है लेकिन निषेधात्मक है, नेगेटिव है। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। वर्ब को जो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे, सेंटेंस इंपरेटिव है, ठीक है ना, और इंपरेटिव है तो हम क्या करेंगे, और इंपरेटिव का नेगेटिव है तो हम वर्ब को फॉरबिड में बदल देंगे, टू हटाएंगे हिम हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन के स्थान पर टू लगा देंगे। अब चूंकि डोंट के बदले जो है हमने फॉरबिड का प्रयोग किया है तो यह इसको रिमूव कर दिया जाएगा, यह हटा दिया जाएगा। उसके बाद से प्ले हो जाएगा, उसके बाद इन द सन होगा। अब थोड़ा अंत की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं क्या कह रहा है। ऊपर वाला लिखा है ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा धूप में मत खेलो। नीचे वाला का अर्थ होगा उसने उसको धूप में खेलने से मना कर दिया, ओके, मना किया। अब इसी वाक्य को एक तरीके से तो बदल ही लिए हैं, हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। दूसरे तरीके से जब बदलेंगे, टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे तो उस समय हम सब्जेक्ट लिख लेंगे और जो वर्ब होगा इस वाक्य के भाव के अनुसार बदलेंगे। भाव है एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, इसलिए हम एडवाइस में बदल दिए हैं, टू हटा दिए हैं, ठीक है ना। और हिम हो गया है, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन नेगेटिव होने के चलते उससे पहले हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉट टू प्ले इन द सन हो जाएगा। ऊपर वाला यह कह रहा था कि उसने उससे कहा धूप में मत खेलो, नीचे वाला का अर्थ हो जाएगा उसने उसको धूप में न खेलने का सलाह दिया। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैं बोला हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर नकारात्मक हो
तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में दो प्रकार से बदल सकते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलकर, दूसरा टू से पहले नॉट का प्रयोग करके। लेकिन ध्यान रहे, अगर इंपरेटिव सेंटेंस जो है नेवर से आरंभ हुआ हो, किससे आरंभ हुआ हो, नेवर से आरंभ हुआ हो, तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि नेवर वाला वाक्य भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैंने कहा ही said to his friends, उसने अपने दोस्त से कहा, never waste your time, कभी अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है ना। अब हमें इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन डोंट से नहीं आरंभ हुआ है, नेवर से आरंभ हुआ है। और नेवर वाले में हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल डोंट वाले में ही हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस इंपरेटिव है। भाव देखेंगे, एडवाइस दे रहा है वो अपने दोस्त को कि अपना समय बर्बाद मत करो। जब सलाह दे रहा है तो इसको हम बदल देंगे, किसमें, एडवाइस में बदल देंगे। टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा। ओके, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन देखिएगा, इसके पहले मैं बताया हूं, जब डोंट होता था तो नॉट के बाद टू लगाते थे। तो चूंकि नॉट और नेवर दोनों एडवर्ब होता है और इसका पोजीशन जो है इंफिनिटिव से पहले होता है, तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, नेवर टू प्रयोग करेंगे। श्योर है ना, नेवर टू, उसके बाद से क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, यानी कि पुरुष है, हम यहाँ पर मान चलेंगे कि हिम है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो हिम है। यह हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो हिज हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, उम्मीद है कि समझ में आएगी। नेवर वाले वाक्य के साथ जो है कभी आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा अर्थ की तुलना करते हैं। ऊपर वाला यह कह रहा है, उसने अपने दोस्त से कहा कभी अपना समय बर्बाद मत करो। नीचे वाला यह कह रहा है, उसने अपने दोस्त को अपना समय कभी ना बर्बाद करने की सलाह दिया। अगर हम यहाँ नेवर के बदले हम यहाँ एडवाइड के जगह पर किसका प्रयोग कर लें, फॉरवर्ड का प्रयोग कर लें, माना। ठीक है ना। और यहाँ हम केवल टू लगा लें, तो यह वाक्य जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ऊपर वाला कह रहा है, उसने अपने दोस्त से कहा कभी अपना समय बर्बाद मत करो, कभी बर्बाद न करने की बात कर रहा है। नीचे कह रहा है कि उसने अपने दोस्त को अपना समय बर्बाद करने से मना किया। इससे यह पता चल रहा है, इस वाक्य किसका और इस वाक्य का सेंस डिफरेंस हो जा रहा है, अंतर हो जा रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ एक टाइम की बात कर रहा है कि अपना समय बर्बाद मत करो, लेकिन ऊपर वाले का सेंस यह है कि वो अपने दोस्त से कह रहा है कि कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो। यही वजह है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो है नेवर वाले वाक्यों के साथ फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहां समझिएगा, इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस का अभाव होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में भी बदला जाता है। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का भाव हो, तो ऐसे तो मैं ऊपर बताया भी हूं, निषेधात्मक हो, कोई कार्य की बिल्कुल मनाही हो, ठीक है ना, तो उसको हम जो है प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड फ्रॉम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी जोड़ करके बदल सकते हैं। कैसे, जैसे द टीचर said, ठीक है ना, डबल कमा में स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। लेकिन ये अफर्मेटिव में जा रहा है, सेंस नेगेटिव है लेकिन अफर्मेटिव में जा रहा है, हम इसको नेगेटिव में ही लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज। ओके, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं।
प्रोविटेड, ठीक है ना, प्रोविटेड हो जाएगा। और इसके साथ जो है फ्रॉम का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ठीक ना। और प्रोविटेड का मतलब भी होता है मना किया, प्रिवेंटेड का मतलब कि रोका, ठीक ना। और इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग अवश्य किया जाता है। और उसके बाद से जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगती है, जिरंड लगता है, मेकिंग अ नॉइज। अब अर्थ की तुलना करते हैं। जैसे मैंने कहा द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। नीचे कह रहा है कि अध्यापक ने शोर करने से मना किया। इसके पहले मैं एक वाक्य लिखा था जिसको मैं लिख करके मिटा दिया था, अभी मैं लिखा था कि स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है ना। अध्यापक ने कहा शोर करना बंद करो। इस वाक्य को भी हम ऐसे बदलते हैं, इसी प्रकार से हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। अध्यापक ने कहा शोर करना बंद करो, अर्थात अध्यापक ने शोर करने से मना किया, रोका, श्योर ना। तो अगर इंपरेटिव जो है निगेटिव सेंस दे रहा हो, निषेधात्मक हो, कोई कार्य की मनाही हो, तो हम उसको ऐसे भी बदल सकते हैं, श्योर। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम यह है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को इम्फेसिस देने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले डू का प्रयोग करते हैं। इम्फेसिस का मतलब होता है दबाव देने के लिए, जोर देने के लिए। मैंने कहा कम हियर, यहाँ आओ। अगर इसी वाक्य को मैं बोलूं डू कम हियर, इसका हिंदी मतलब होगा यहाँ जरूर आओ, अवश्य आओ। यानी कि मैं यहाँ इम्फेसिस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, दबा दे रहा हूँ। थोड़ा नियम पढ़िएगा। नियम यह है, यदि वाक्य में वर्ब से पहले इम्फेसिस के लिए डू का प्रयोग किया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हटा देते हैं। डू शब्द को क्या कर देते हैं, हटा दिया। जैसे मैंने कहा द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा डू लर्न योर लेसन, अपना पाठ अवश्य याद करो। अगर यहाँ डू का प्रयोग नहीं किया होता तो वाक्य होता लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। लेकिन यहाँ डू का प्रयोग कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो यहाँ इम्फेसिस दे रहा है। और इम्फेसिस में जो है हम अवश्य जरूर शब्द का अर्थ निकालते हैं, श्योर है ना। तो अर्थ क्या हो जाएगा, अध्यापक ने लड़के से कहा अपना पाठ अवश्य याद करो। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, सिंपल है, या द टीचर हो जाएगा। और आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। टू हट जाएगा, द बॉय हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग कर लेंगे। और जो इम्फेसिस दे रहा है इसको हटा लिया जाएगा, तो बच क्या जाएगा, लर्न। योर है तो योर सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट है द बॉय, यानी कि पुरुष है तो ही मान के चलेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। लर्न हो जाएगा, उसके बाद से हीज हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, श्योर। तो मैंने क्या बताया है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में इम्फेसिस के लिए डू का प्रयोग किया गया होगा तो उसको इनडायरेक्टिव में बदलते समय हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया, और शेष नियम पहले जैसा ही होगा। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला नियम यह है, रिपोर्टेड स्पीच में कुड वुड से आरंभ होने वाले वाक्यों से रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, अतः इसे भी इंपरेटिव सेंटेंस के अनुसार इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इस बात का मैं जिक्र जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया था, ठीक है ना। और मैं उस समय कहा था कि इसको बहुत डिटेल्स में आपको इंपरेटिव सेंटेंस में बताएंगे। ये कुड और वुड एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके प्रयोग करने से एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, ठीक ना, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट होता है। जैसे मैंने कहा वुड यू टेक टी प्लीज, क्या आप चाय लेंगे, यानी कि हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम पोलाइटली बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना बाबू, तो बिल्कुल इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं, न कि इंट्रोगेटिव वाला। मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं। आई सेड टू द गेस्ट, मैंने मेहमान से कहा वुड यू टेक टी, मैंने मेहमान से कहा क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय पिएंगे। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, न कि उनसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ इस चीज को आप हटा दीजिए। जब हटा देंगे तो ये आपको खुद ही इंपरेटिव सेंटेंस लगने लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप में ही मानकर चलेंगे। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा आई, और निवेदन है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा।
आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, द गेस्ट हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस मानकर हम बात करेंगे तो कंजंक्शन के स्थान पर टू लगा लेंगे और उसके बाद से क्या हो जाएगा, टेक टी हो जाएगा। अब समझ में, यही वाक्य जो है कुड से भी आरंभ हो सकता है। कुड और उड जो है दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों से जो है हम्बली रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। श्योर। तो अगर कुड और उड से आरंभ होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे बदलेंगे। श्योर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी इंपेरेटिव सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। इसकी अगली वीडियो जो है में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ लेट इन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है लेट का प्रयोग आएगा तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर जो है बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट आएगा तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। तो अगला वीडियो देखना आप नहीं भूलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें हौसला मिलता है। ओके, थैंक यू।